तो हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। तो अभी हम लोग अपनी क्लास में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी में कॉब डगलस। ठीक है, देखिए आपने मेरे साथ में लास्ट क्लास में वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस सीखा था, है ना? याद होगा लास्ट टू लास्ट क्लास में। तो जो कॉब डगलस होता है वो वेल बिहेव्ड का ही एक पार्ट होता है। जैसे आपको याद होगा, हमने प्रेफरेंस सीखा था यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर अल्फा, एक्स वन टू द पावर अल्फा, एक्स टू द पावर बीटा। ये मैंने आपको वेल बिहेव में सिखाया था। कॉब डगलस के अंदर भी मैं यही सेम यूटिलिटी फंक्शन यहाँ पे लिखूंगा, सेम यूटिलिटी फंक्शन में यहाँ पे लिखूंगा। पर देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, क्योंकि फर्क क्या हो जाता है कि जैसे ये x1 की पावर अल्फा और x2 की पावर बीटा है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का सम एक और एक से कम होगा, या तो एक होगा एक से कम होगा। वेल बिहेव्ड में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी इस बात की। हमने अल्फा बीटा को वन वन बोल दिया था। और अगर आप अल्फा बीटा को वन वन बोल रहे हो तो इसका मतलब सम जो है अल्फा बीटा का वो एक से ज्यादा है। ओके, इसका मतलब ये हो गया वो एक से ज्यादा है। तो अगर अल्फा बीटा का सम मोर देन वन है तो उसे आप नाम दोगे वेल बिहेव्ड। और अगर अल्फा बीटा का सम एक या एक से कम है उसे आप नाम दोगे कॉब डगलस। अब होता क्या है कि जैसे मैं बोलता हूँ एक्स वन भी आपका स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, एक्स टू भी आपका स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर जो अल्फा एंड बीटा है ना, ये पॉजिटिव तो है बट ये कहीं ना कहीं आईसी के शेप या आईसी का नेचर, आईसी का फ्लैटर और स्टीपर बताते हैं। समझ में आई मेरी बात? ये बताते हैं कि आपका इंडिफरेंस कर्व किस फॉर्मेट का है। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व? क्लियर है यहाँ तक अच्छे से बढ़िया से? देखो अभी एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत अच्छे से हम लोग चीजें यहाँ पे समझेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे एम आर एस बता देता हूँ। एम आर एस का फॉर्मूला क्या होता था? एम यू एक्स वन अपॉन में एम यू एक्स टू। ये आ गया। अब ये वो बताओ, अगर आप डिराइव करते हो, ठीक है, एम यू एक्स वन अपॉन में एम यू एक्स टू, तो ये एक्स वन टू दावर अल्फा एक्स टू दावर बीटा है। तो अल्फा आ गया अल्फा टू दावर अल्फा इंटू एक्स वन टू दावर अल्फा माइनस वन। मैं लिख के बताता हूँ आपको, अल्फा एक्स वन अल्फा माइनस वन एक्स टू बीटा एंड अपॉन में, अब मैं एक्स टू के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो अब बीटा एक्स टू बीटा माइनस का वन एक्स वन अल्फा। समझ में आ गई मेरी बात आपको या नहीं, ये बताओ पहले। तो दिस इज एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये हो गया अल्फा एक्स वन टू द पावर अल्फा एक्स टू बीटा। ये हो गया बीटा एक्स टू टू द पावर बीटा एक्स वन अल्फा। एक बार बताओ, ये एक्स वन अल्फा माइनस वन था तो किसी चीज की पावर का माइनस में है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो एक्स वन यहाँ पे आ गया, ये पावर माइनस वन है, डिनोमिनेटर में है तो ये पावर ऊपर चली जाएगी वैल्यू, ये एक्स टू ऊपर चला गया। एक्स टू अल्फा, वो एक्स टू बीटा एक्स टू बीटा एक्स वन अल्फा, क्या आ गया अल्फा बाय बीटा एक्स टू अपॉन में एक्स वन, अल्फा बाय बीटा इंटू एक्स टू अपॉन में एक्स वन। मुझे बताओ क्लियर है यहाँ तक आपको मेरी बात? क्योंकि थोड़ा सा थोड़ा सा मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ नॉलेज को, मतलब नॉलेज अपग्रेड करूंगा आप लोगों की। अब एक बार बताओ, अगर मैं इसका इंडिफरेंस कर बनाता हूँ, आपको पता है जो आपने वेल बिहेव में बनाया था वही इंडिफरेंस कर्व आपको यहाँ बनाना है एक्स टू एंड एक्स वन, क्योंकि एमआरएस नॉन लीनियर है। आपको याद है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में लीनियर हुआ करता था, तो यहाँ पे एमआरएस नॉन लीनियर है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। आप बोलते हो हाँ सर ठीक है ऐसा बनेगा। ये बनाया मैंने स्टैंडर्ड एमआरएस, और इसको मैं नाम दूंगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? एक बात तो गई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये डायग्राम इसका बनेगा। अब जरा कंसर्न समझना मेरा यहाँ पे क्या है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये तब होता है जब आपका इंडिफरेंस कर्व इस शेप का हो कि वो वाई एक्सिस यानी एक्स टू एक्सिस वाले को भी थोड़ा सा शो करे कि हाँ इतनी वैल्यू यहाँ तक है, और वो यहाँ से भी शो करे कि इतनी वैल्यू वो यहाँ तक है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलोगे। जैसे मान लो मैं कहता हूँ एक आईसी ये है इतना, एक आईसी ये है इतना, तो क्या आप इन्हें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलोगे? नहीं बोलोगे। समझ में आ गई? चलिए अभी और बहुत कुछ चीजें यहाँ पे भी सीखनी है। तो पहले आपने यहाँ पे एमआरएस बना लिया, ये एमआरएस है। और क्योंकि एमआरएस इकोनॉमिकली ट्रेड ऑफ शो करता है, तो यह देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप।
इसका जो आईसी बना है, आईसी इज जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो प्रॉपर्टी सेटेड है जो हमने पहले डिस्कस कर ली है एमआरएस के साथ में। बट एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन द अल्फा बीटा के रिलेशनशिप। मैं यहाँ पे दो सिचुएशन रखता हूँ। मान लीजिए अगर अल्फा जैसे यूटिलिटी फंक्शन था, ये यूटिलिटी इज इक्वल्स टू x1 टू द पावर अल्फा, x2 टू द पावर बीटा। मान लीजिए अगर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, या ये मान लीजिए अल्फा इज लेस देन बीटा। तो दो सिचुएशन मान लो कि अल्फा इज मोर देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा, तो दो सिचुएशन आपने यहाँ पे मान ली। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी इंडिफरेंस कर्व में या सॉरी कोई भी यूटिलिटी फंक्शन में अल्फा जो है वो बीटा से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो आप आईसी बनाओगे वो आपका स्टीपर बनेगा। स्टीपर आईसी होने का मतलब यू बेसिकली टॉक अबाउट दैट लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये आपको याद रखना है। और अगर बीटा ज्यादा है तो आपका आईसी जो बनेगा वो फ्लैटर बनेगा। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है दोस्तों, है रीजंस, बट मैं चाहता हूँ कि वो रीजंस हम लोग जब वो आएंगी ऐसी सिचुएशंस तभी आइडेंटिफाइड हो। इनके रीजन से एडवांस लेवल की नॉलेज में, तो जब वो नॉलेज हम लोग डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वाई वी स्टडी द स्टीपर और फ्लैटर वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए ये ऐसी ऐसा बनेगा, ये x2, ये x1, ये x2 और ये x1। ठीक है। हम्म, ठीक है। अच्छा, तो आईसी स्टीपर और फ्लैटर, और ये हमारा जनरली प्रेफरेंस, ये जो है आईसी ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमेशा ध्यान रखना है ये कॉन्वेक्स प्रेफरेंस होते हैं। कैसे होते हैं ये कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस? कॉन्वेक्स प्रेफरेंस का जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो कमोडिटीज होती हैं वो गुड होती है, कमोडिटीज आर गुड इन नेचर। ठीक है, कमोडिटीज कैसी होती है? गुड इन नेचर, तभी आप इन्हें कॉन्वेक्स प्रेफरेंस के नाम से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग हो गई? अच्छा, ये वेल बिहेव्ड की तरह है, बस वेल बिहेव्ड और कॉर्ड में बस एक छोटा सा फर्क क्या होता है कि वहां पे अल्फा बीटा का सम एक से ज्यादा होता है और यहाँ पे अल्फा बीटा का सम एक या एक से कम होता है, बस इतना सा फर्क है। और यहाँ पे आप आईसीएस का स्टीप ऑफ फ्लैटरनेस बात कर लेते हो, अदरवाइज एवरीथिंग रिमेन्स सेम। उसके बाद में एक और प्रेफरेंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज द कोजाई लीनियर प्रेफरेंस। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इवन ये आगे चल के आपको बताएगा। कोदाई लीनियर प्रेफरेंस, कोदाई लीनियर प्रेफरेंस ना, अगर मैं अपनी इकोनॉमिक्स नॉलेज शेयर करूं तो दिस टाइप ऑफ प्रेफरेंस इज यूज फॉर द डेवलपिंग कंट्री। अच्छा, इंडिया कैसी कंट्री है? डेवलपिंग और डेवलप्ड? अमेरिका कैसी कंट्री है? डेवलप्ड और डेवलपिंग? आप बोलोगे डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड का मतलब ये हो जाता है कि उस कंट्री में कोई भी गरीब नहीं है। आप लोगों से नहीं, गरीब तो वहां पर होगा। अब वहां पे किसी भी गरीब आदमी की नेट वर्थ पूछ लेना। मान लीजिए अमेरिका में कोई भिखारी भी है या कोई गरीब खुद को कह रहा होगा, तो उसकी नेट वर्थ पूछना। आपने कि वहां पे बिल्कुल बेसिक सी चीज नोटिस करी होगी अमेरिका या डेवलप्ड कंट्रीज में, कि वहां पे कोई पर्सन बहुत नॉर्मल जॉब भी कर रहा होता है ना, तो वो भी अपने कार से ट्रेवल करता है। मतलब देखा होगा आप लोगों ने बहुत इजीली, तो पॉपुलेशन बहुत कम है, जगह बहुत बड़ी है और दूर दूर चीज है, तो कार से ट्रैवल होता है। यानी उन लोगों की सैलरी इतनी डिसेंट है, भले लोअर जॉब क्यों ना हो, ठीक है, कि वो कार से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो वो तो डेवलप्ड कंट्री हो गई, तो ये तो प्रेफरेंस उसके लिए है नहीं। इंडिया के बारे में बात कर ले, इंडिया कैसी कंट्री है? यार कोई ना प्लीज मेरे ओपिनियन के बेसिस पे आगे कुछ मत कह देना कि सर बताओ क्या कह रहे हैं इंडिया के बारे में। इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है भाई, बहुत बढ़िया कंट्री है, अच्छे में। लेकिन मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर लेता हूँ। इंडिया इज बेसिकली द डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, इधर यू कैन से देयर डेवलपिंग कंट्री और यू कैन से अंडर डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलपिंग नहीं, अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड फॉर्मेट पे आ चुकी हैं, आने वाली हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी कमियां हैं। ठीक है। अब हमारे देश में, जैसे चलो मुंबई की बात कर लो, बॉम्बे, यहाँ पे एशिया का रिचेस्ट पर्सन भी रहता है और वर्ल्ड का टॉप 5 जो सबसे महंगा घर वो भी है, और एशिया का सबसे बड़ा स्लम और सबसे बड़ा कह सकते हो या टॉप 5 स्लम्स में हमारा मुंबई का जो एरिया एक पार्ट, उसे भी कह सकते हैं, है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा?
नहीं, इंडिया में हमारे रिचेस्ट पर्सन भी है और गरीब भी लोग भी रहते हैं, अमीर भी और गरीब भी है। सबसे महंगी गाड़ियां भी हैं, सबसे महंगी चीजें भी हैं, और सस्ती चीजें फ्री वाली चीजें भी हैं। एम आई राइट हियर? तो अगर मैं बात करूं एक ऐसे प्रेफरेंस की जो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए होता है, तो वो इस तरीके से होता है, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू, जाने पहले सुन लेना, बाद में लिखना, दैट फंक्शन ऑफ x1 x2 इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल दे रहा हूं, रूट एक्स प्लस का वाई। अब देखिएगा, लॉजिक समझिएगा। रूट एक्स, यहाँ पे जो एक्स है वो आपको दिख रहा है कि सर ये नॉन लीनियर है। जो y है ये दिख रहा है सर ये लीनियर है। कैसे पहचान है नॉन लीनियर और लीनियर की? पावर से। इसके पावर 1 है ना, y की पावर 1 तो लीनियर हो गया, x की पावर हाफ है तो वो नॉन लीनियर हो गया। तो ये बेसिकली बताता है कि ये जैसे नॉन लीनियर है ना दोस्तों, x जो है वो नॉन लीनियर है, तो x अगर नॉन लीनियर तो हम इससे बोलेंगे नेसेसरी कम्युनिटी। अब नॉन लीनियर तो हमने मैथमेटिकली बोला, वी सिंपली से नॉन लीनियर इन अ मैथमेटिकल फॉर्मेट, पर जो नेसेसरी वर्ड लिख रहा हूं मैं इकोनॉमिकल मीनिंग लिख रहा हूं। और नेसेसरी की खास बात क्या होती है, इट इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, यू नेवर कंज्यूम जीरो। एम आई राइट? भाई रोटी है, नमक है, मेडिसिन है, जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव होगा स्ट्रिक्टली। लीनियर, लीनियर मैथमेटिकल है, बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पर लग्जरी बोलेंगे इसे। प्लीज प्लीज एंड प्लीज, आप अपने हिसाब से लग्जरी कमोडिटीज को डिफाइन नहीं कर सकते, या मैं नहीं कर सकता। भाई जब मेरे पास में साइकिल नहीं थी और जिसके पास में साइकिल थी तो मैं उसको देखता था यार, मैं कहता था कि मैं सोचता था, मतलब मैं अपने पापा से कहता था पापा प्लीज मुझे साइकिल दिला दो। और जब तक मुझे साइकिल नहीं मिली मैं तब तक खुद को बहुत गरीब आदमी या गरीब बच्चा समझता था दुनिया का, मैं सबसे गरीब मैं ही हूँ, मेरे पापा मुझे साइकिल नहीं दिला रहे। ऐसे ही था। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो मोटर बाइक के लिए बोलने लगे, फिर और बड़े हुए तो कार के लिए बोलने लगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन जिसके पास में उस टाइम साइकिल थी, या मेरे पास जब साइकिल थी, फिर मैं मोटर बाइक की बात करने लगा, तो मेरी नजर में पहले लग्जरी गुड साइकिल हुआ करती थी, जब वो मुझे मिल गई तो मेरी लग्जरी वाला पॉइंट बदल गया, अब मेरे लिए मोटरसाइकिल लग्जरी हो गई। जब मोटरसाइकिल दे दी तो अब मोटरसाइकिल लग्जरी से हट गई कैटेगरी से, अब कार लग्जरी हो गई। कार भी आ गई तो कार उन्होंने मारुति 800 दिलवा दी थी या सेंटो दिलवा दी, अब वो हमारी कार वाला पॉइंट लग्जरी से हट गया। अब वो दूसरी चीजें आ गई कि अब चाहिए बड़ी कार, डिफेंडर चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो लग्जरी कमोडिटी आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकती, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। किसी के पास में कोई चीज है तो वो उसके लिए नॉर्मल है, लेकिन किसी के पास वो चीज नहीं है तो वो उसके लिए लग्जरी है। लेकिन लग्जरी की खास बात क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ये तो एक्स1 था। लग्जरी अगर है तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर नहीं है तो वो जीरो मानी जाएगी। तो लग्जरी कैन बी जीरो और पॉजिटिव, बट नेसेसरी ऑलवेज नेसेसरी, तो नेसेसरी ऑलवेज पॉजिटिव। जहां तक मेरी बात आपको समझ में आई, तो डेवलपिंग कंट्रीज वो होती हैं जहां पे आप दोनों प्रकार की बात करते हो। तो आप अपने यहाँ पे उन कमोडिटीज की भी बात करोगे जो नेसेसरी हैं और जो लग्जरी हैं, ठीक है? अमीरों की बात भी होगी, लग्जरी कमोडिटीज बनेंगी, और गरीबों की बात भी होगी, नेसेसरी कमोडिटीज बनेंगी। अब थोड़ा सा मैं इसको इकोनॉमिकली समझा देता हूँ आपको ये, ठीक है? अब हम एक रूल ये बताते हैं कि ये जो नेसेसरी कमोडिटी होता है ना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ ओनली प्राइजेस मेनली। और ये जो लग्जरी कमोडिटी होती है ना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ प्राइजेस एंड इनकम। नेसेसरी के लिए मुझे इनकम की जरूरत नहीं है, नेसेसरी इज इंडिपेंडेंट बाय द इनकम। भाई सरकार हमें एलपीजी सिलेंडर दे रही है, सरकार हमें राशन, हमें मतलब गरीब आदमी को राशन शॉप से गेहूं चावल दे रही है, सरकार हमें और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। सरकार ने जो है प्राइवेट स्कूलों में, महंगे महंगे स्कूलों में एक कोटा रखा है गरीब लोगों के बच्चों के लिए, फ्री में पढ़ेंगे वहां पे। सरकार ने केवी स्कूल बनाए हैं प्योरली फ्री, लेकिन फैसिलिटीज प्राइवेट स्कूल से ज्यादा है, अच्छी उसके बराबर की। हेल्थ केयर है, सरकार ने हमारे लिए मेडिकल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले हैं। भाई फैसिलिटी तो मिलनी है ना, हमें चाहिए। तो क्या ये सब चीजें मेरी इनकम पे डिपेंड था, मेरी एजुकेशन, मेरा फूड, मेरी हेल्थ केयर एंड सो ऑन? नहीं, हेल्थ केयर वगैरह ये सब चीजें मेरी इनकम पे डिपेंड नहीं था। लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे जैगवार कार चाहिए, या मुझे कार ही चाहिए, या मेरे को बहुत अच्छा वाला घर चाहिए, मतलब
वेल फर्निश्ड घर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, या तो वो चीज इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय दी, मतलब ये मतलब प्रोवाइडेड बाय द सेल्फ पर्सन। एक मेरा बहुत अच्छा डाउट होता है, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है कि एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, हेल्थ भी फ्री, हेल्थ केयर भी फ्री है, हम चलो एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो सर व्हाई द प्राइमरी एजुकेशन फ्री, व्हाई नॉट द हायर स्टडी फ्री? मतलब कोई पर्सन ये कहता है, मतलब वो डिफिकल्ट है, मतलब प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेना इज सो इजी फॉर एनी पर्सन, मतलब किसी बच्चे के लिए, किसी पेरेंट्स के लिए बच्चे का प्राइमरी स्कूल में एडमिशन कराना, छोटी क्लास में एडमिशन कराना फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बहुत आसान है। बट किसी पर्सन का अपने बच्चे को बाहर देश पढ़ने के लिए भेजना गवर्नमेंट के थ्रू, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट इज ओनली वैलिड अप टू द प्राइमरी और अप टू 12 academic level of education, but whenever you talk about the higher studies, अब क्या तो मुझे मुझे कनाडा जाना है, वहां से एमबीए करना है, सरकार कहती है या तो फिर वो वाला पेपर वगैरह दो, होता है, अगर वहां से पॉसिबल है तो फिर मैं प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इतनी आसान नहीं है। वो सब चीजें चलो ठीक है, अलग है, वो हमारा एक इकोनॉमिक्स करंट अफेयर है, बट मैं जनरली यहाँ से बात कर रहा हूँ। लॉजिक क्लियर हुआ आपको दोस्तों? अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। तो ये कोदाई लीनियर प्रेफरेंस होता है। कोदाई लीनियर में ये हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता है, x1 और x2 वीकली पॉजिटिव होता है। मैं डायग्राम यहाँ पे बनाना चाहूंगा आप लोगों के लिए। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो आपको सोल्यूशन देता है। आगे चल के हम लोग चॉइसेस की बात करेंगे। आईसी का इंडिफरेंस कर्व का कोई भी पॉइंट हमेशा सोल्यूशन का पॉइंट हो सकता है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि x1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आईसी मेरा ऐसा ना हो कि उसका कोई पॉइंट मेंशन ऐसा ना हो कि अगर गलती से वहां पे सोल्यूशन आ गया तो वो सोल्यूशन नहीं हो सकता। मुझे बताना, क्या हम लोग y एक्सिस को टच कर सकते हैं? कैन वी टच द y एक्सिस? बस मुझे बता दो आप। तो अगर अगर इंडिफरेंस कर मेरा y एक्सिस को टच कर रहा है या x2 वाले को, और यहाँ पे अगर बजट लाइन टच होगी, कभी ना कभी तो चॉइस होगी। आईसी का हर पॉइंट सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, और हमें वो कंजम्पशन भी कर सकते हैं। मुझे बताना एक बात, तो यहाँ पे x1 जीरो हो गया, बट ये क्या पॉसिबल है कि पर्सन x1 जीरो कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना x1 जीरो। अगर वो नहीं कर सकता ना x1 जीरो दोस्तों, तो ये वाला आईसी आप नहीं बना सकते कभी। तो सिचुएशन ये है कि कोई भी आईसी आपका जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है? अब आप बोलो सर ये समझा दो ये क्यों बनाया है आप। देखिए x2 जीरो हो सकता है, और x2 अगर जीरो हो सकता है वो कौन से एक्सिस पे होगा? वो x एक्सिस पे होगा। तो अगर ये वाला कोई पॉइंट है तो यहाँ पे x2 जीरो हो सकता है, ये वैलिड है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट बना देता गलती से, तो वो x1 जीरो, क्या ये पॉसिबल था? ये कभी पॉसिबल नहीं था। मुझे बताओ, मेरी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? बढ़िया से। तो आईसीएस का जनरली ये इस तरीके से बनेगा। और ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसके लिए, दो तीन लाइनें, फिर नहीं ये चॉइसेस में बहुत इस्तेमाल होगा जब हम लोग चॉइसेस वगैरह लिखेंगे। ठीक है, बस एक दो लाइनें लिख लो मेरे साथ में, लिखिएगा। दैट फॉर कॉसी लीनियर रेफरेंस इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज इज इक्वल्स टू यू ऑफ x1 प्लस का x2। फिर मैं आपको नोट में दो तीन चीजें और बताऊंगा। इन दिस केस utility function is linear in good to and non-linear
in good one. When demand for good one is non-linear, that is independent, independent. Okay, and indifference will be horizontal translate of each other. Okay, समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से? एक छोटा सा नोट बना लो मेरे साथ में। जैसे आप कहते हो कि सर हमने देखा यूटिलिटी x1 x2, अगर ये लिखी हुई है q ऑफ x1 प्लस का x2, तो इसको आप नाम दोगे कोसाई लीनियर। अगर यूटिलिटी लिखी हुई है x1 प्लस का u ऑफ x2, तो आप नाम लोगे लीनियर कोसाई। अगर लिखी हुई है log x1 प्लस का x2, इसे आप नाम दोगे log लीनियर। अगर लिखा हुआ x1 प्लस का log x2, तो इसे नाम दोगे लीनियर लॉग। मुझे बताइए मेरी बात आपको समझ में आ गई इस तरीके से, बिंदास तरीके से? तो इसको अच्छे से माइंड में रखना। एक नोट ये हो गया। और अब जैसे आपने 5 प्रेफरेंस तो सीख लिए, अब ना 2 प्रेफरेंस मैं सिखा रहा हूँ। आपने पांचों में एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने हर जगह लिखा था कॉन्वेक्स प्रेफरेंस। कॉन्वेक्स प्रेफरेंस क्यों? क्योंकि सारे प्रेफरेंस जो हमने सीखे हैं, यूटिलिटी फंक्शन सीखे हैं, वो सब में कमोडिटीज गुड इन नेचर थी। बट अब जो मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ, जो मैं लिखवाऊंगा आपको, ये होगा 6th और 7th। मतलब एक तरीके से इतना ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चल के सीखेंगे इसे हम अच्छे से, बट नॉलेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है यार दोस्तों। एक होगा कॉनकेव प्रेफरेंस। अब कॉनकेव प्रेफरेंस एक्चुअली हमारा एक हेडिंग भी होती है। इसको लिखेंगे हम लोग इस तरीके से, यूटिलिटी ऑफ x1 x2 रिटर्न एज a x1 स्क्वायर b x2 square where a and b are positive constant और x1 and x2 are weakly positive। बस यहाँ पे गेम बदल गया, ये वीकली पॉजिटिव। ये सारी चीजें नॉलेज आपको समझ में आएंगी। देखिए, अगर मैं a और b को 1 1 बोल देता हूँ और यूटिलिटी को किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मान लेता हूँ, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा u बार इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर प्लस का x2 का स्क्वायर। और अगर आपने थोड़ी सी मैथमेटिक्स कभी सीखी है, तो आपको शायद दिख जाएगा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन। शायद आपको पता हो, 11th क्लास में सीखा होगा आपने कभी मैथमेटिक्स में, कॉनिक सेक्शन में, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन। ठीक है, तो ये उस प्रकार बनता है। और अगर इसका ओरिजिन सेंटर है, तो आप शायद समझ सकते होंगे। जैसे ऐसे देखना, जैसे ग्राफ होता, अब ये ड्रॉ मत करना। अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो मेरे ख्याल से वो कहीं ऐसा नहीं बनना चाहिए। ये सेंटर हो गया, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो क्या मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो मेरा सिर्फ ये वाला क्वाड्रेंट की बात करूंगा मैं? मतलब दिस वन, एम राइट? ये वाला मेरा आईसी वैलिड है मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगा, बाकी सारे को हटा दूंगा, बस इसको मानूंगा। तो मेरा जो एक्चुअल आईसी बनेगा, मतलब इफ वी हैव द यूटिलिटी फंक्शन u बार इक्वल्स टू x1 स्क्वायर या x2 स्क्वायर, ठीक है, इसका जो आईसी बनेगा, मान लीजिए अगर इसका ए और बी भी है, इस इसको ना एक काम करो, ए x1 स्क्वायर बी x2 स्क्वायर, तो ये इंडिफरेंस करो आपने रखा यहाँ पे, तो आपने इसको कुछ इस तरीके से मान लिया।
ये हो गया x2 और ये हो गया x1। मुझे बताओ, मेरी बात समझ में आई आपको? एक हो गया x2 और एक हो गया x1। क्लियर है ना? मैंने ऊपर वाला पार्ट यहाँ से उठा लिया। अब एक इकोनॉमिक्स सिखाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, क्योंकि मैंने ये चीज मेंशन शायद पहले कर दी थी कि कॉनकेव वाले केस में जो कमोडिटीज होंगी वो बैड होंगी। जो कमोडिटीज होंगी वो बैड होंगी, बैड इन नेचर। जैसे मान लीजिए समोसा और ब्रेड पकोड़ा है, ठीक है, एग्जाम्पल समोसा या ब्रेड पकोड़ा है। अब अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर बोथ द फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, अच्छी चीज नहीं है बॉडी के लिए। पर आपको तो डॉक्टर साहब भूख लग रही थी, मैं क्या करता, खाता नहीं तो दिक्कत हो जाती। आप कंज्यूम करोगे तो अगर डॉक्टर ने बोला कि भैया दोनों चीजें खराब हैं, तो आप बोलोगे ठीक है, मैं दोनों खराब में से जो कम खराब है वो कंज्यूम करूंगा या करूंगी। बट क्या कभी खराब चीज की कम ज्यादा होता है? लेट अस सपोज पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन जितना भी है वो तो है, तो कम ज्यादा के तो लॉजिक नहीं, इट्स बैड, इट्स रिमेन्स ऑलवेज बैड। या ठीक है, एयर पोल्यूशन थोड़ा सा चलेगा, नींद तो आपको तब भी नहीं आनी नॉइज पोल्यूशन में। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो बैड कम्युनिटी है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये बैड और ये बैड। और बैड कम्युनिटीज में हमेशा आप कहते हो कि सर हम कभी भी दोनों गुड्स एक टाइम में नहीं लेंगे, इसलिए आपने x1 x2 के लिए यहाँ पे वीक पॉजिटिव रखा। क्या रखा आपने यहाँ पे? वीक पॉजिटिव रखा। मुझे बताइए, कोई डाउट आपको यहाँ तक किसी प्रकार का भी? तो दिक्कत वाली बात तो नहीं? चलिए, मतलब बस मैंने एक आपको नॉलेज देने का ट्राई किया। एक आईसीए हो गया इन डिफरेंस का, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे। एक और है हमारे पास में सेवंथ, और एक एट्थ भी होगा। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इनकी इंपॉर्टेंस रेयर है आगे चल के, वक्त के हिसाब से हम देखेंगे। एक होगा मैक्स यूटिलिटी फंक्शन। मैक्स यूटिलिटी फंक्शन, तो यूटिलिटी इज x1 x2 इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ ax1 bx2। अब मुझे बताइए कि ये एग्जांपल ऐसा है कि आपके सामने दो चीजें हैं और आपको दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी है, और आपको ऑप्शन दिया गया है कि इन दोनों में से जो ज्यादा वो ले लेना। जैसे आपको कॉलेज में इंटरनल हुआ है, या आपके कहीं पर कोई आपने एग्जाम दिया था, दो एग्जाम दिए, और टीचर कहता है कि हम दोनों को कंसिडर करेंगे, जिन जिसमें ज्यादा नंबर होंगे वो कंसिडर करेंगे, यानी यूटिलिटी आपकी वो होगी। तो जिसमें ज्यादा नंबर होंगे दो इंटरनल्स में से या दो टेस्ट में से, ऐसे कुछ। तो ये उस तरीके से होता है। तो जैसे आपने परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट सीखा था ना, उसका एल शेप था, इसका एल शेप होगा बट इन्वर्टेड एल। एक ही दिमाग में रखना कि कॉनकेव प्रेफरेंस बोलेंगे हम इसे। कॉनकेव प्रेफरेंस इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कमोडिटीज होंगी दोस्तों, वो बैड होंगी, दैट दीज आर बेसिकली बैड कमोडिटीज। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल समझेंगे। एक प्रेफरेंस मैं आपको और बता रहा हूँ इधर, कि वो लिख के रखना, रेयरली यूज होता है एग्जाम में। दैट इज द डिस्क्रीट गुड, बस हेडिंग है डिस्क्रीट प्रेफरेंस और जो डिस्क्रीट गुड। ये एक तरह का प्रेफरेंस ही होता है जिसमें कम्युनिटीज ऐसी होती है जो डिस्क्रीट फॉर्मेट पे होती हैं। ठीक है, डिस्क्रीट गुड टाइप प्रेफरेंस। मान लीजिए आप यहाँ पे कहते हो कि यू नेवर कंज्यूम इन अ कॉन्टिन्यूस लेवल। जैसे आपकी यूटिलिटी है, इधर यू कंज्यूम 0 और 10, एंड और यू कंज्यूम 0। अगर आप 0 वाले को 1 कर रहे हो, देन यू नीड टू रिड्यूस समथिंग, और वो एब्सोल्यूट वैल्यू में कम होगी, कॉन्टिन्यूस वैल्यू में कम नहीं होगी, तो वो 10 से 5 हो गई। ठीक है, नॉर्मल आईसीज आपके कैसे बनते थे? ऐसे बनते थे ना, अभी बनाना नहीं है। नॉर्मल आईसीज आपके ऐसे बनते थे ना, और इसकी आईसी ऐसे बनेगा आपका। ये x2 है, ये x1 है, इस कॉन्टिन्यूस आईसी। मतलब एग्जैक्ट अमाउंट की बात करोगे आप, 10 20 30 40 या 1 2 3 4। ठीक है, एक ही अंडरस्टैंडिंग नहीं रखना।
यहाँ पे ना आप छोटा सा एक स्टेटमेंट लिख लो इसके लिए, डिस्क्रीट गुड के लिए, बाकी हमारी क्लास फिर यहाँ पे वाइंड अप, ठीक है। लिखिएगा that discrete good are only available in integers and they are not available in fraction. In this case, in this case, bundles indifferent to a given bundle will be set of discrete points and it means that IC will not exist between two integers. ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा? कैसे बढ़िया से बिंदास से। तो इसको इसी तरीके से अपने माइंड में रखना। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, तो हमारा ना प्रेफरेंस वाला टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है। अब इसके बाद में जो हम टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज द यूटिलिटी। एक्चुअली मैंने यूटिलिटी आपको करवा तो दी है, यूटिलिटी प्रेफरेंस के साथ में ही होती है। हम लोग यूटिलिटी को सीखेंगे लेकिन उसको चॉइसेस के फॉर्मेट में सीखेंगे, वो मैं जब शुरू करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रेस कुछ नहीं लेना आपको किसी चीज का। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।